दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हमने जो 2500 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज थी दोस्तों हमारी 2500 प्रश्नों की। और हमने अब तक आदिकाल से हमने शुरुआत की थी दोस्तों। हिंदी साहित्य को हम देख रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देख रहे थे। और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की भी हमने शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और ये तीनों काल कंप्लीट हो गए थे हमारे। और आधुनिक काल की हमने शुरुआत कर दी थी दोस्तों। और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद को हमने अब तक देख लिया था, ठीक है। और आज हम देखेंगे दोस्तों प्रयोगवाद को। और प्रयोगवाद से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 80 या 90 तक ये प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों आपके, ठीक है। 80 से 90 के बीच में ये प्रश्न होंगे, प्रश्नोत्तरी, ठीक है। आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए, आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही होंगी, ठीक है। तो आप खुद का मूल्यांकन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत बेहतर प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका समय ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं दोस्तों, और हम शुरुआत करते हैं अपने विषय से। और अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। और आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं या प्रवर्तक कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे हैं मुक्तिबोध है, धूमिल या रामविलास शर्मा। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था, सबको पता होगा। आपका पहला विकल्प से जाएगा दोस्तों आगे जी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं, ठीक है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है। मुक्तिबोध है, ठीक है। आगे हैं नंद दुलारी वाजपेयी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या से जाएगा, तीसरा विकल्प से जाएगा नंद दुलारी वाजपेयी। दोस्तों हमने प्रगतिवाद में भी देखा था, तो प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोगता कौन थे, मुक्तिबोध जी थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगता मुकुटधर पांडे, पूछा जा सकता है दोस्तों। नई कविता शब्द के प्रथम प्रयोगता दोस्तों आगे जी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, किस पत्रिका ने प्रयोगवाद को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बहुत सारी काव्यधाराओं के संबंध में पूछा जाता है दोस्तों। प्रगतिवादी धारा का जो वो समर्थक पत्र कौन है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। या प्रतिष्ठा किसने दिलाई छायावाद का, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आलोचक के संबंध में पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद के जो समर्थक आलोचक थे जिन्होंने प्रयोगवाद को या छायावाद को, प्रगतिवाद को जो वो हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये सब विशेष ध्यान देना है, मैं इसीलिए इस तरह के प्रश्न आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं प्रतिभ, रूपाभ, ठीक है, सॉरी प्रतीक है ये, ठीक है। प्रतीक, रूपाभ, कल्पना या दिनमान। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प से जाएगा प्रतीक दोस्तों, ठीक है। और रूपाभ दोस्तों इसका संपादन करते थे दोस्तों सुमित्र नंदन पंत, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, ये आपको बतानी है, ठीक है। प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बतानी है। आपके विकल्प में दोस्तों घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है, ठीक है। निराशावादिता है, विषय वैविध्य है, ठीक है। क्षणवाद है, शिल्प विधान में नवीनता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाएगा, पांचवा विकल्प सही जाएगा दोस्तों, क्योंकि शिल्प विधान में भी नवीनता हमें प्रयोगवाद में देखने को मिलती है। प्रयोगवाद का अर्थ भी यही होता है, एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है, यानी कि नए नए प्रयोग करना, ठीक है। अगे जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये उपमान जो हो मैले हो गई हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बसन अधिक किसने से मुलम्मा जाता है छूट, ठीक है। इस तरह की आगे जी की ये पंक्तियां हैं जो कि उन्होंने शिल्प के संबंध में कही हैं, ठीक है, उपमान के संबंध में कही हैं दोस्तों। पता होना चाहिए आपको, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ, ठीक है, कितने सप्तकों का प्रकाशन हिंदी साहित्य में होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता ही होगा, 3, 4, 7 या 6। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प से जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। दोस्तों जब आपसे तार सप्तक पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपका तार सप्तक जो ये आज से होना चाहिए वो पहले सप्तक से होना चाहिए, बाकी दूसरा तीसरा जब होगा तो तार सप्तक दूसरा होगा, तार सप्तक तीसरा, चौथा, ठीक है, इस तरह से होगा। परंतु जब आपसे सिर्फ तार सप्तक पूछ लिया जाए तो आपका यहाँ पे आज से हो जाएगा तार सप्तक पहला, ठीक है। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ ये आपसे पूछा गया। आपके विकल्प है 1941, 1942, 1943 या 1944। तो आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा 1943, और 1943 से ही प्रयोगवाद की हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, इस तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, यानी कि पहले सप्तक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मैं इसलिए इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपको सॉरी, ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। विद्यार्थी परीक्षा में जब कन्फ्यूज होते हैं तो आपका एक तो बड़ी बात यही होती है कि परीक्षा में हमारा समय बहुत बहुमूल्य होता है,
ठीक है, समय की बहुत कदर हमें करनी चाहिए। परीक्षा में एक आध हमारा मिनट भी वहाँ पे वेस्ट हो जाता है तो फिर उसका हमें खमियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो तार सप्तक का कवि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आ गई मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या रामविलास शर्मा। दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि धर्मवीर भारती, क्योंकि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, तार सप्तक जो पहला था, ठीक है, उसमें अगेय जी भी एक कवि के रूप में थे। ठीक है, संपादक तो थे ही वो, परंतु एक कवि के रूप में भी थे वो वहाँ पे। ठीक है, तार सप्तक पहले में, परंतु उसके बाद जो तार सप्तक दूसरा तीसरा और चौथा हुए उसमें सिर्फ संपादक थे, उन्होंने 7 कवियों को स्थान दिया था। ठीक है, परंतु पहले सप्तक में अगेय जी भी खुद वो कविताएं थी उनकी भी। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, तार सप्तक दूसरे का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, या प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1951, 1952, 53 या 54। तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला सही जाएगा, 1951। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से तार सप्तक दूसरे का कवि नहीं है। ठीक है, तार सप्तक दूसरे का कवि कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। रघुवीर सहाय, ठीक है, नरेश मेहता, शकुंत माथुर या अगय। तो आपका यहाँ पे विकल्प चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। अगेय जी नहीं है, क्योंकि ये संपादक हैं दूसरे सप्तक के। तीसरे सप्तक के भी संपादक थे अगेय जी, और चौथे के भी, और पहले सप्तक में अगेय जी की कविताएं भी थी। ठीक है, तो ये कवि भी हो जाते हैं पहले सप्तक के। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। प्रयोगवाद को आज मैंने पूरी तरह से ही आपको समझा के जाने का एक निर्णय लिया है। ठीक है, प्रयोगवाद को यहाँ पे सारा निचोड़ लेके आया हूँ। 80 से 90 के बीच यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और खुद का मूल्यांकन करते रहना है। ठीक है, अगला देखिए, तार सप्तक तीसरे का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, तार सप्तक जो तीसरा था उसका प्रकाशन कब हुआ, ये आपके विकल्प है 1958, 1959, 1960 या 1965। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही जाएगा, 1959 में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से तार सप्तक तीसरे का कवि नहीं है। ठीक है, तार सप्तक जो तीसरा था उनमें से कौन सा कवि नहीं है, ये आपको बताना है। कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प से जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि है, प्रयोगवाद में तो वैसे ही नहीं गिने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित प्रश्न जब बनता है तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो नाम है वो सेम ही है, सरनेम सिर्फ अलग है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, उसको विशेष पता होता है इनके संबंध में। ठीक है, कि विद्यार्थी कहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको वही कंफ्यूजन वाले प्रश्न एग्जामिनर डालता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इनके संबंध में। अगला देखिए दोस्तों, तार सप्तक चौथे का प्रकाशन कब हुआ, ये आपसे पूछा गया। तार सप्तक चौथा, ठीक है, 1975 में, 1979 में, 1984 या 1990 में। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प से जाएगा 1979। ठीक है दोस्तों, 1979 में तार सप्तक चौथे का प्रकाशन होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से तार सप्तक चौथे का कवि नहीं है। ठीक है, तार सप्तक जो चौथा था उसका कवि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मुझे ये लाने का मेरा मकसद यही है कि आपको तार सप्तक जो कवि हैं उनके संबंध में पता होना चाहिए कि कौन सा जो कवि है वो कौन से सप्तक का है। ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में भी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा, चौथा विकल्प से जाएगा दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्योंकि ये तीसरे सप्तक के कवि थी। अवधेश कुमार भी चौथे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, कुमार, ठीक है, राजकुमार कुंभज भी हैं और नंद किशोर आचार्य भी हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किसके प्रकाशन के फल स्वरूप हिंदी में, ठीक है, हिंदी में प्रयोगवादी या प्रयोगवाद काव्यधारा अस्तित्व में आई? ठीक है, तो कौन से या ऐसा क्या था वो? ठीक है, पत्रिका भी हम कह सकते हैं। आपके विकल्प है तार सप्तक दूसरा तीसरा चौथा। तो आपका पहला विकल्प से जाएगा तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक पहला भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे आपसे अगर तार सप्तक ही पूछ लिया जाए तो वो तार सप्तक पहला होगा दोस्तों, ना कि दूसरा तीसरा चौथा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न ये रहा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि किसी भी सप्तक में शामिल नहीं था? ठीक है, यहाँ पे आपको चारों सप्तकों की बात कर दी गई है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। आगे नेमिचंद्र जैन, जगदीश गुप्त या श्रीराम वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा, तीसरा, जगदीश गुप्त। ठीक है, नई कविता पत्रिका के ये संपादन करते थे दोस्तों। ठीक है,
आपके आगे भी हो जाएंगे, ठीक है। ये संपादक भी थे और पहले सप्तक के कवि भी थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने संपादन किया आगे के जो नेमिचंद्र जैन पहले सप्तक के कवि थे, ठीक है। श्री राम वर्मा आपके हो जाएंगे चौथे सप्तक के कवि, ठीक है। यहाँ पे एक हिंदी साहित्य में एक श्री राम शर्मा भी हैं दोस्तों, ठीक है। वो भी प्रतिष्ठित साहित्यकार है हिंदी के, ठीक है, परंतु वो श्री राम शर्मा है, ये श्री राम वर्मा है। तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, वर्मा और शर्मा में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा, ठीक है। राहों की अन्वेषी यानी कि रास्तों को खोजने वाले, ठीक है, किसने कहा, ये आपसे पूछा गया है। मुक्तिबोध ने कहा, अगय ने कहा, रामविलास शर्मा या नेमिचंद्र जैन ने कहा। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, अगय जी ने कहा था। और कौन से सप्तक की भूमिका में कहा था उन्होंने, ये पहले सप्तक की भूमिका में कहा था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है किसने कहा, ठीक है। प्रयोगवाद जो है वो दृष्टिकोण का अनुसंधान है किसने कहा, आपके विकल्प में अगय ने कहा, केसरी कुमार, मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो आपके यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, केसरी कुमार। दोस्तों ये जो केसरी कुमार हैं आपके, ये नकेनवाद प्रपद्यवाद भी जिसको कहा जाता है उसके कवि हैं, ठीक है। प्रपद्यवाद के संबंध में भी एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। इस पे भी एक छोटी सी हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है, प्रपद्यवाद या नकेनवाद पे भी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है किसने कहा, ठीक है। आपके विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला विकल्प से जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों यहाँ पे आप रिलेट कर लीजिए, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने छायावाद को क्या कहा था, ठीक है। छायावाद को उन्होंने कहा था कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति, ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। इस तरह से कहा था उन्होंने, विद्रोह उन्होंने छायावाद को कहा, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी विद्रोह इन्होंने कह दिया कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ठीक है। जहाँ पे इस तरह का आए आप रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यार रिलेट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद रह जाएंगी और लंबे समय तक भी रहेंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा, ठीक है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा, ये आपके विकल्प हैं अगय ने, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अगला है दोस्तों, इनमें से किसका, ठीक है, किसका होगा, यहाँ पे ये टाइपिंग संबंधी कुछ एक मिस्टेक्स हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो किसका है ये, ठीक है, किसका जन्म वर्ष सही नहीं है ये आपको बताना है। आपके विकल्प में अगय 1911, मुक्तिबोध 1917, शमशेर बहादुर सिंह 1913 और उसके बाद दोस्तों नरेश मेहता 1922। तो आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, क्योंकि इनका जन्म वर्ष जो है दोस्तों 1911 है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, नंद दुलारी वाजपेयी ने, ठीक है, नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग अपने किस निबंध में किया था, ठीक है। प्रश्न आपसे कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हम सबको पता है कि प्रयोगवाद शब्द जो था इसके प्रथम प्रयोगता नंद दुलारी वाजपेयी हैं। तो उन्होंने कौन सी रचना में किया अपनी या कौन से निबंध में किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके विकल्प हैं प्रयोगवाद, प्रयोगवादी रचनाएं, प्रयोग का बाद, हिंदी में प्रयोगवाद। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प हो जाएगा प्रयोगवादी रचनाओं में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से अगय की पहली रचना है, ठीक है, अगय जी की पहली रचना है तो कौन सी है ये आपको बताना है। चिंता, इत्यलम, ठीक है, बाबरा अहेरी और भगनदूत। तो आपका यहाँ पे चौथा विकल्प से जाएगा भगनदूत। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों और अगय जी की ये पहली काव्य रचना थी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला ये हमारा कथन से संबंधित है, प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसको चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये चिन्ह हम बोल देते हैं, ठीक है, फ्लो फ्लो में, परंतु ये चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। चिन्ह लगा हुआ है, कथन किसका है ये आपसे पूछा गया। आपके विकल्प मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आपके विकल्प से दोस्तों मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही जाएगा, धर्मवीर भारती की ये परिभाषा है, ठीक है, छायावाद प्रयोगवाद के संबंध में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अति वैयक्तिक है वहीं अपनी भावना में जनवादी है किसने कहा,
ठीक है, ये परिभाषा किसके दोस्तों, जो मैं आपके लिए कथन या परिभाषाएं लेके आया हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इनके संबंध में भी। ठीक है, आपको अगर लिखने की जरूरत हो तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपके विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प से जाएगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत ने ये कहा है प्रयोगवाद के संबंध में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से आगे की रचना नहीं है। ठीक है, आगे की कौन सी रचना, यानी कि आगे, यहाँ पे मैं इनका पूरा नाम आपको बता देता हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इनका पूरा नाम था। ठीक है, शॉर्ट में इनको अगई ही कहते हैं। ठीक है, अगई ही कहते हैं इनको। आपके विकल्प है हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, काठ की घंटियाँ। तो आपके यहाँ पे जो विकल्प चौथा है सही हो जाएगा, क्योंकि अगे जी की रचना नहीं है बल्कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से आगे का उपन्यास नहीं है। ठीक है, आगे जी का उपन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके विकल्प हैं शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी, उसके बाद नदी के द्वीप हैं। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी, और उसके बाद दोस्तों अपनी अपनी अजनबी। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से जाएगा, तीसरा विकल्प से जाएगा उत्तर प्रियदर्शी आगे जी का उपन्यास नहीं है बल्कि उनका ये गीति नाट्य है। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, ये किसके जीवन पर आधारित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो आधारित है दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में अगर आपने सुना है तो सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है उत्तर प्रियदर्शी, और ये गीति नाट्य है और 1967 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, शेखर की जीवनी, इसके 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं। आपके नेट के सिलेबस में अभी ये लगा हुआ है दोस्तों। 1940 और 1944 में इसका दूसरा भाग नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961 में इसका प्रकाशन है। ठीक है, और 3 ही अंग्रेजी के उपन्यास हैं। ठीक है, और एक ही इनका गीति नाट्य या नाटक है। ठीक है, नाट्य रचना एक ही है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाला कवि है। ठीक है दोस्तों, जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है, या बाद से संबंधित भी एक अलग सा आपका टॉपिक है, उसको जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। अस्तित्ववाद क्या है, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, ठीक है, मार्क्सवाद क्या है, ठीक है, उसके संबंध में आपको मैं तब बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं प्रश्नोत्तरी बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर हमें जल्दी जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे, परंतु आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आपको उत्तर देना है। मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, अज्ञेय या दिनकर। तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा अज्ञेय जी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से आगे का यात्रा संस्मरण है। ठीक है, यात्रा संस्मरण कौन सा आगे जी का, ये आपको बताना है। अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सासा उछली, केवल क और ख दोनों। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प चौथा सही जाएगा, क और ख दोनों, यानी कि पहला और दूसरा जो है ये आगे जी के यात्रा संस्मरण है। अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। अभी देखो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि आगे जी का जो कौन सा यात्रा वृतांत है या यात्रा संस्मरण है वो, ठीक है, देश से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको भारत देश के संबंध में ही उनके संस्मरण मिलेंगे। ठीक है, और एक दूसरा होता है कि उनके विदेशों से संबंधित भी यात्रा संस्मरण है, तो वो है एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न हमारा कथन से संबंधित आगे कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। ठीक है, ये परिभाषा या किसने कहा, कथन किसका है, आपको बताना। नेमीचंद्र जैन, अगेय, मुक्तिबोध या डॉक्टर नगेन, सॉरी नामवर सिंह है। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प से जाएगा अगेय जी ने ही कहा था दोस्तों ये, और उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा है ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस कवि को अगेय ने तार सप्तक में जगह देकर बाद में पछतावा किया था। दोस्तों बहुत यूनिक प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इसको लिख भी लेना अगर आपको पता नहीं था तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपके विकल्प है नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा या नरेश मेहता। तो आपके यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा रामविलास शर्मा को दोस्तों, क्योंकि रामविलास शर्मा जो थे ये मार्क्सवादी थे। ठीक है, मार्क्सवादी कवि थे। वैसे तो ये आलोचक थे इनके रामविलास शर्मा जी की, जो वो बहुत कम कविताएं या काव्य रचनाएं देखने को मिलती है। इनका एक काव्य संग्रह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, परंतु ये सामान्य सी बातें होती हैं दोस्तों। ठीक है, प्रयोगशील कवि, ठीक है, या प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, किसने कहा। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों को ये किसने कहा कि प्रयोगशील या प्रयोगवादी कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, किसने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पे आपका पहला विकल्प है दोस्तों। उसके बाद अगेय हैं, बच्चन सिंह हैं और रामविलास शर्मा हैं। तो दोस्तों ये अगेय जी ने ही कहा था। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रयोगवादी, ये हमारा कथन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ठीक है, ये परिभाषा या कथन किसका है? प्रयोगवाद के संबंध में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। ठीक है, आपके विकल्प ये रहे डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से मुक्तिबोध की रचना नहीं है। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कामायनी पुनर्मूल्यांकन, काठ का सपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा कामायनी पुनर्मूल्यांकन। दोस्तों कामायनी पुनर्मूल्यांकन जो है ये आपकी किसकी रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी के। ठीक है, कामायनी पुनर्विचार जो ये रचना है ये मुक्तिबोध की है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान देना है। काठ का सपना इनकी कहानी संग्रह है और चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल, दोस्तों ये जो दो रचनाएं इनकी काव्य संग्रह हैं ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है को किस विद्वान ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है? ठीक है, स्केच बुक किसने कहा है ये आपसे पूछा जा सकता है, और किसको कहा है? चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, आपके विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प से जाएगा दोस्तों डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, आप इतना ही मेरा उपकार कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का पूर्व नाम क्या था? ठीक है, मुक्तिबोध की जो अंधेरे में बहुत लंबी कविता है उसको दीर्घ कविता कहेंगे हम। ठीक है, तो उसका पूर्व नाम क्या था? ठीक है, जब वो लिखी गई थी या पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो क्या नाम था उसका, ये आपको बताना है, और पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये कविता है। अंधेरा था, अंधेरा स्याह। ठीक है, आशंका के द्वीप अंधेरे में या चांद स्याह। तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा दोस्तों आशंका के द्वीप अंधेरे में, पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देना। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है इनमें से मुक्तिबोध की कविता नहीं है। ठीक है, कविता नहीं है मुक्तिबोध की, ये बताना। आपके विकल्प है दिमागी गुहानंदकार का ओरांग उटांग। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है लकड़ी का बना रावण, सौंदर्य शास्त्र, ब्रह्मराक्ष। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चौथा विकल्प से जाएगा सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये कविता नहीं है इनकी, बेसिकली इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से नरेश मेहता की रचना नहीं है। ठीक है, नरेश मेहता की कौन सी रचना नहीं है ये आपको बताना है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को या मंजीर। तो आपका चौथा विकल्प से जाएगा मंजीर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है समय देवता इनमें से किसकी दीर्घ कविता है? ठीक है, किसकी दीर्घ कविता है? बहुत महत्वपूर्ण ये कविता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे मुक्तिबोध, नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर। तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा दोस्तों नरेश मेहता की है ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से किस कवि को या ठीक है इनमें से किस कवि को, ये भी कह सकते हैं कि इनमें से किसको या किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। कवियों को कवि किसे कहा जाता है ये आपको बताना। आपके विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, आगे या मुक्तिबोध। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे दूसरा विकल्प से जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी? दोस्तों ये जो रचनाएं हैं आज़ादी के बाद ऐसी पहली रचना थी। ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, ठीक है, उससे पहले तो बहुत सारी रचनाएं अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। ठीक है, परंतु आज़ादी के बाद ये पहली रचना थी जो किसी सरकार द्वारा प्रतिबंधित हुई थी। ठीक है, तो ये पहली रचना थी। तो कौन सी रचना थी आपसे पूछा जा सकता है, और मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों से बेसिकली बहुत ज़्यादा ही पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके विकल्प है एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, कामायनी का पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों भारत इतिहास और संस्कृति। दोस्तों ये जो भारत इतिहास और संस्कृति है इसका जो ये ग्रंथ थी, ठीक है, ये कृति है। ठीक है, इतिहास भारत के इतिहास यहाँ पे देखने को मिलेगा, संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको प्रतिबंधित कर दिया था। और दोस्तों एक बात और भी कि ये जो रचना थी इसको जो इसका जब लोकार्पण हुआ था, ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसका लोकार्पण भी किया था, परंतु बाद में प्रतिबंधित उन्होंने खुद कर दिया। ठीक है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, मुक्तिबोध भी एक निराला जी की तरह ही रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, रमते राम,
चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोग का कोई बाद नहीं है, ये कथन है दोस्तों, ठीक है। प्रयोग का कोई बाद नहीं है, वादी नहीं रहे, नहीं है ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, आगे ने कौन से सप्तक की भूमिका में कहा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, पहले सप्तक की भूमिका में कहा, दूसरे या तीसरे या चौथे सप्तक की भूमिका में ये कथन कहा है आगे जी ने। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही जाएगा, दूसरे विकल्प सप्तक की भूमिका में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आगे जी ने एक बात और मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न यहीं से मुझे अभी आ रहा है, ठीक है। प्रयोगवाद के सबसे विरोधी कौन थे, ठीक है। ये मैं आपको अगर आपको प्रश्न दूं, ठीक है, कि प्रयोगवाद के सबसे विरोधी जो कवि हुए हैं या आलोचक या लेखक हुए तो कौन हुए हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। उसके बाद में अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे मुझे कमेंट करिएगा आप, ठीक है, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो प्रयोगवाद के सबसे ज़्यादा विरोधी कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं उसको फिर वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, कि आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है, ठीक है, कितना आता है और आप कितनी वीडियो देखते हैं, ये भी आपका यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ठीक है। प्रयोगवाद जो है ये कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसने कहा, कथन किसका है, रघुवीर सहाय, डॉक्टर नगेंद्र, आगे या मुक्तिबोध। तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प हो जाएगा दोस्तों, रघुवीर सहाय का। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से 7 मार्च 1911 और 1987 किसका जन्म और मृत्यु वर्ष है, ये आपको बताना है। मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, आगे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, ठीक है, या रामविलास शर्मा। तो आपका तीसरा विकल्प से जाएगा आगे जी का, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करते रहिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, कीर्ति चौधरी कौन से सप्तक की कवयित्री हैं, ठीक है, कवयित्री हैं कीर्ति चौधरी। आपका विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों कीर्ति चौधरी जी जो हैं ये आपके तीसरे सप्तक की कवित्री हैं, ठीक है दोस्तों। आपकी 3 ही कवित्रियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तार सप्तकों में, ठीक है। दूसरे पहले सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं थी, ठीक है। दूसरे सप्तक में आपको शकुंत माथुर मिलेंगी, ठीक है, जो कि गिरजा कुमार माथुर की पत्नी थी, ठीक है। उसके बाद कीर्ति चौधरी आपको तीसरे सप्तक में मिलेंगी और चौथे सप्तक में मिलेंगी आपको सुमन राजे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शकुंत मात्र कौन से सप्तक की कवयित्री हैं, सुमन राजे कौन सी सप्तक की कवयित्री हैं दोस्तों। तो ये विशेष ध्यान देना आपको, ठीक है। तो कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की कवयित्री हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। इतनी पास अपनी बात बोलेगी। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि ये सब की सब रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं छपी थी दोस्तों। मुक्तिबोध से प्रश्न बहुत बार बनते हैं, ठीक है। तो मुक्तिबोध को अपनी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इनको जो मुक्तिबोध को भी निराला, जैसे निराला को उनके मृत्यु के उपरांत ही उनको प्रतिष्ठा मिली साहित्य जगत में, वैसे ही मुक्तिबोध की को भी उनके मृत्यु के उपरांत ही उनके साहित्य को सराहा गया, ठीक है, उनके काव्य को, उनकी रचनाओं को सराहा गया। तो निराला की तरह ही मुक्तिबोध जी वैसे ही थे, वो भी मुक्तिबोध जी भी, ठीक है। तो कितनी कविताएं छपी थी ये आपको बताना है, 15, 16, 17 या 18। तो आपका तीसरा विकल्प से जाएगा 17 कविताएं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से ठंडा हलवा किसकी रचनाएं, ठीक है। ठंडा हलवा आगे मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका तीसरा विकल्प से जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अगे जी ने नहीं किया है, ठीक है। अगे जी ने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन इन्होंने नहीं किया था, ये आपको बताना है। सैनिक, विशाल भारत, ठीक है, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक या रूपाब। तो आपके यहाँ पे विकल्प जो 5वां या 6ठा है ये सही हो जाएगा, रूपाब, ठीक है। रूपाब का इन्होंने संपादन नहीं किया था, बाकी सबका किया है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। अगला देखिए, इनमें से किस कवि ने रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा, बहुत महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है, बंगला में रचित रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको सबको पता होगा, ठीक है। बंगला के बहुत प्रतिष्ठित कवि थे, ठीक है। इनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो गोरा जो उनका उपन्यास है उसका हिंदी अनुवाद इनमें से किसने किया है, ठीक है। मुक्तिबोध ने किया, धर्मवीर भारती ने किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या आगे ने किया। दोस्तों ये प्रश्न एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, मैंने देखा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लिए लेकर आया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता हो, ठीक है। आपका यहाँ पे चौथा विकल्प से जाएगा आगे ने किया था, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगला देख लेते हैं, इनमें से किस कवि ने वत्सल निधि, ठीक है, वत्सल निधि नामक संस्था की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। अगेन है कि नेमीचंद्र जैन, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध, तो आपका पहला विकल्प हो जाएगा अगेन है। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएंगी सबकी सब, ठीक है। इनमें से बात का कवि किसे कहा गया है, ठीक है, बात का कवि किसे कहा गया है ये आपको बताने। आगे को कहा गया मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह को, तो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है बात का कवि, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, ठीक है, इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की रचना कौन सी नहीं है ये आपने मुझे बताना है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, बोलने दो चीड़ को, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा, आपका पांचवा विकल्प हो जाएगा बोलने दो चीड़ को, इनकी रचना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, और ये मुझे बताएंगे आपको कि ये प्रश्न पहले पता था या नहीं था, ठीक है। प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता सबने ही सुनी होगी, ठीक है, जब हम बचपन में होते थे तो हमने ये पढ़ी है, बी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन ओ डीप इन माई हार्ट, इस तरह की कविता है ये अंग्रेजी की, ठीक है। बी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माई हार्ट, ठीक है, इस तरह की कविता है। इसका हिंदी अनुवाद, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ठीक है। इसका हिंदी जो अंग्रेजी कविता थी इसका हिंदी अनुवाद किया तो किसने किया था, आपसे आपने मुझे बताना है दोस्तों, पूछा जा सकता है कहीं भी आपसे, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, ठीक है, या प्रसिद्ध गीत है ये, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अगर आपको इससे पहले पता था तो आप मुझे बताएंगे, या नहीं था तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। आपके विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर, आगे हैं आपके, उसके बाद नरेश मेहता है, विजय देव नारायण शाही, तो आपका पहला विकल्प हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर ने दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, साधु ना चले जमात यात्रा वृतांत किसका है दोस्तों, ये आपको बताना है। गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों आपका, तो दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प है दोस्तों वो दूसरा सही हो जाएगा, नरेश मेहता का है दोस्तों, ठीक है, ये यात्रा वृतांत। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अंधा युग, गीत नाट्य और नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक कौन है, ठीक है। अंधा युग, गीत नाट्य और नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। आगे जी हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या भवानी प्रसाद मिश्र, तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी पर 1972 में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, आपके विकल्प है नरेश मेहता, आगे भवानी प्रसाद मिश्र, नेमीचंद्र जैन, तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता, ठीक है, गीत फरोश में फरोश का अर्थ क्या है दोस्तों। इस तरह से भी प्रश्न आपको बन सकते हैं, आपको विशेष ध्यान देना है इन सारी चीज़ों पे। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम उनको इग्नोर कर जाते हैं, परंतु वहाँ से प्रश्न जरूर बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके ये विकल्प है विक्रय, विक्रेता, खरीदार या सूदखोर, तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, विक्रेता अर्थ होता है, ठीक है। गीत फरोश यानी कि गीत बेचने वाला, ठीक है। ये तार सप्तक में, जो तार सप्तक दूसरे की कवि थे ये, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, तो तार सप्तक में ये छपा था इनकी कविता, और इस कविता के माध्यम से ही इन्हें प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, कालजयी खंड काव्य के रचयिता हैं, ठीक है, कालजयी खंड काव्य है तो इसके रचयिता कौन है, आपके विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, आगे मुक्तिबोध या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो आपका पहला विकल्प से जाएगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। आप जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना नहीं है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। अंधेरी कविताएं, सीढ़ियों पर धूप में, गांधी पंच सती, तूस की आग, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में, ये इनकी नहीं है, रघुवीर साहे की है, बाकी इनकी ये काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा था, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा था ये आपको बताना है। काशीनाथ सिंह ने कहा, नामवर सिंह ने कहा, उदय प्रकाश ने कहा या स्वयं प्रकाश ने कहा, ठीक है। तो किसने कहा था दोस्तों, उदय प्रकाश ने, ठीक है, उदय प्रकाश ने स्वयं को क्या कहा था, गांधी का बेटा, ठीक है। तो यहाँ से भी इस तरह से भी प्रश्न बन सकते, तो आपको ये भी ध्यान देना है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ किसकी नाट्य कृतियाँ हैं,
ठीक है, ये नाट्य कृतियाँ जो है वो किसकी हैं ये आपको बताना है। आगे की हैं सर्वेश विद्याल सक्सेना, रघुवीर साहे या भवानी प्रसाद मिश्र बकरी, तो आपके नेट के सिलेबस में भी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प से जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना नहीं है। ठीक है, इनमें से एक रचना उनकी नहीं है, ये आपको बताना है। काठ की घंटियाँ, ठीक है, बांस का पुल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, आपका यहाँ पे जो दोस्तों पहला विकल्प है ये क्या हो जाएगा, सॉरी आपका अंतिम विकल्प से जाएगा दोस्तों पहला विकल्प जो दोस्तों काठ की घंटी है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और जो ये अंतिम है ये रघुवीर साहे का है। ठीक है, काव्य संग्रह। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है पागल कुत्तों का मसीहा। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा है, सोया हुआ जल, सड़क किसके उपन्यास है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। आपके विकल्प हैं आगे गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर साहे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो आपका चौथा विकल्प से जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है दोस्तों, इनमें से रघुवीर साहे की रचना नहीं है। ठीक है, रघुवीर साहे की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। सीढ़ियों पर धूप में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, गर्म हवाएं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा दोस्तों, गर्म हवाएं। ठीक है, ये इनका ये रचना नहीं है रघुवीर साहे की, बाकी सब इन्हीं की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन सी रचना पुरस्कृत नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। पूछा जा सकता है किसी भी तरह से, तो आपको ध्यान देना है। लोग भूल गए हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, अरणय, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प से जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि इस रचना के लिए अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, आंगन के पार द्वार के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला था। बाकी ये सब की सब रचनाएं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने प्रबंध काव्य किसके हैं। ठीक है, ये प्रबंध काव्य किसके हैं ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या जगदीश गुप्त, तो आपका पहला विकल्प से जाएगा दोस्तों कुंवर नारायण के हैं ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों। अब तक हिंदी में 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, आपके ये विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कुंवर हो गया दोस्तों, यहाँ पे माफी चाहूँगा, ये कुंवर है। ठीक है, कुंवर नारायण और रघुवीर साहे, तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा दोस्तों कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1984 के बाद आपको सबको पता होगा, ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो किस लेखक या कवि जो भी है रचनाकार उनकी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है उनको। ठीक है, तो हिंदी में अब तक के लिए कितने लोगों को मिल चुका है दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको। 11 लोगों को मिल चुका है। केदारनाथ सिंह को दोस्तों 2013 में मिला। ठीक है, 2013 के बाद 2017 में दोस्तों कृष्णा सोबती को मिला था दोस्तों। ठीक है, कृष्णा सोबती को 2017 में मिला था दोस्तों। ठीक है, 2017 में कृष्णा सोबती को मिला। ठीक है, और 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला। 1999 में दोस्तों निर्मल वर्मा को मिला था। ठीक है, उसके बाद 1952 या 53 की बात है। ठीक है, 1952 नहीं 92 सॉरी। ठीक है, 1991 हो सकता है, हाँ 1991 में नरेश मेहता को मिला दोस्तों। ठीक है, उससे पहले की अगर बात की जाए तो आपका महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, 1982 में यामा के लिए मिला। उसके बाद आपका दिनकर जी हैं। ठीक है, आगे जी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पंत हैं। ठीक है, तो 11 लोगों को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में अब तक मिल चुका है। और 2009 में दोस्तों हिंदी के ही 2 लेखकों को, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिंदी के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, एक ही साल में 2 लोगों को। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है चांदनी चूनर। ठीक है, चांदनी चूनर, अभी भी कुछ लहर नहीं टूटेगी, काव्य रचनाएं किसकी हैं ये। ठीक है, आपको बताना है। कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर, प्रभाकर माचबे या सुमन राजे, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, शकुंत माथुर की हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा इनमें से कुंवर नारायण की रचना नहीं है। ठीक है, कुंवर नारायण की कौन सी रचना नहीं है ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, नाव के पाम, दूसरा कोई दूसरा, तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प से जाएगा नाव के पाम इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से किस कवि का जन्म वर्ष सही नहीं है। ठीक है, किसका जन्म वर्ष सही नहीं है आपने मुझे बताना है। आगे 1911, शकुंत माथुर 1922, प्रभाकर माचबे 1917 और कुंवर नारायण 1930, तो आपका यहाँ पे विकल्प चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 1927 में होता है। ठीक है, इनमें से प्रभाकर माचबे की रचना नहीं है आपने मुझे बताना है। ठीक है, स्वप्न भंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियाँ, ठीक है, उसके बाद मेपल, या इनमें सभी हैं, तो यहाँ पे आपका ये अंतिम विकल्प से जाएगा, इनमें सभी रचनाएं प्रभाकर माचबे की हैं दोस्तों।
ठीक है। अगला देखिए, इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है, ठीक है, किसका नहीं है सही, ये आप मुझे बताएंगे। आपके विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल 1919 ईस्वी, नेमी चंद्र जैन 1918 ईस्वी, श्रीकांत वर्मा 1925 और रघुवीर शाही 1929। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा दोस्तों, तीसरा सही हो जाएगा, 1925 नहीं है, श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से भारत भूषण अग्रवाल की रचना नहीं है, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, ठीक है, ओ अप्रस्तुत मन, उसके बाद अतुकांत है, और आपका अंतिम विकल्प भी सही है क्योंकि ये रचना इनकी नहीं बल्कि लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है मुझसे, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैं पेन से ये कर रहा था, तो और पेन से करते करते ये हमारी स्क्रीन निकल गई थी, ठीक है, जो पीडीएफ मैंने बनाया था आपके लिए वो यहाँ से चला गया था। ठीक है, तो ये आपके विकल्प थे, तो यहाँ पे अतुकांत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से श्रीकांत वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है, श्रीकांत वर्मा की कौन सी रचना नहीं है, ये आपने मुझे बताना है। भटका मेघ है, ठीक है, उसके बाद माता दर्पण है, जलसागर और एकांत है दोस्तों। ठीक है, भटका मेघ, ठीक है, माता दर्पण, जलसागर और एकांत, तो आपका यहाँ पे विकल्प अंतिम से हो जाएगा एकांत दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है, इनकी रचना नहीं है, आप मुझे बताएंगे। आपके विकल्प है कंचन मृग, ठीक है, तीसरा पक्ष, धुएं के लकीरें, दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित्र, इनमें सभी हैं, तो अंतिम विकल्प आपका सही है, इनमें सभी रचनाएं लक्ष्मीकांत वर्मा की हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, रिपोर्ट आज किसके हैं, पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और एक एक तरह से पूछा जाता है, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र किसका रिपोर्ट आज है। ठीक है, तो मैंने इनके दोनों रिपोर्ट आज यहाँ पे लाया हूँ, युद्ध यात्रा भी इनका ये रिपोर्ट आज, तो किसके हैं आगे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा धर्मवीर भारती का है दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अगला विकल्प है दोस्तों, सॉरी प्रश्न है आपका, ठेले पर हिमालय पश्यंती कहनी, ठीक है, कहानी अनकही, निबंध संग्रह किसके हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इसके निबंध संग्रह है। आपके विकल्प से आगे मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या भवानी प्रसाद मिश्र, तो आपका तीसरा विकल्प सही है, धर्मवीर भारती के हैं दोस्तों। ठीक है, इनमें से नरेश मेहता के उपन्यास नहीं है, आप मुझे बताएंगे कि नरेश मेहता के इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। डूबते मस्तूल, ये पथ बंधु था, दो एकांत, उत्तर कथा, ये इनमें सभी हैं, तो दोस्तों ये सभी जो उपन्यास हैं ये नरेश मेहता के हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध किसका निबंध संकलन है, यहाँ पे संकल हो गए, संकलन है दोस्तों ये। ठीक है, आगे मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, और अंतिम आपका भारत भूषण अग्रवाल, तो ये मुक्तिबोध का निबंध संकलन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा आज का। ठीक है, मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। ठीक है, मुक्तिबोध जी जो है वो कठिन समय के कठिन कवि हैं। मुक्तिबोध के संबंध में किसने कहा, आपके विकल्प में अशोक वाजपेयी, आगे नेमी चंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, तो आपके यहाँ पे विकल्प क्या सही जगह, पहला विकल्प सही जगह दोस्तों, अशोक वाजपेयी ने कहा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अगली हमारी समकालीन कविता से।